क्या आप बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या आप एक सेहतमंद, महफूज और खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की रोजमर्रा बीमारियों से परेशान हैं? इन सब और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद अनम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ मैं हूं आपके साथ अनम अफसर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हर दफ़ा एक मुनफरिद टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। हमारे साथ एक अलग गेस्ट भी मौजूद होता है, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आज हमारा टॉपिक है गायनी के जो मसाइल हैं, ख़वातीन को किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हिरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बिल्कुल बताएं। ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। अच्छा, सबसे जो बेसिक सवाल होता है कि प्रेगनेंसी में स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं और किन स्टेजेस से ख़वातीन को गुजरना पड़ता है? ठीक। अच्छा, प्रेगनेंसी में हमारे पास हम प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम ट्राइमेस्टर्स उसको कहते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, फिर नेक्स्ट मिडिल के 3 मंथ्स, फिर लास्ट के 3 मंथ्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो फिर वेरी करती हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, सेकेंड 3 मंथ्स में और थर्ड लास्ट के 3 मंथ्स में। तो इसमें क्या क्या अलग अलग फेस करना पड़ता है ख़वातीन को हर स्टेज में? फर्स्ट 3 मंथ्स में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, नोज़िया, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेथार्जिक होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है जिसको हम मॉर्निंग के टाइम पे जिनको नॉर्मली लेथार्जिक फील करता है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग के नेक्स्ट 3 मंथ्स में जिसको हम कहते हैं क्विकनिंग, एक होता है जिसमें आप बेबी की मूवमेंट्स फील करना शुरू कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल इवेंट्स उसमें भी होते हैं, लेकिन ये है कि नोज़िया वॉमिटिंग सेटल हो जाता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी में मल्टीविटामिन्स का क्या रोल होता है? प्रेगनेंसी में मल्टीविटामिन्स ऐसे ही ज़रूरी है जैसे जिस्म के लिए पानी। ओके। ठीक है, उसमें यह है कि आप द टाइम आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आप फोलिक एसिड लेना स्टार्ट करते हो, जो कि बेबी की जो नर्वस सिस्टम है उसको बनने में हेल्प देता है। ठीक है, और साथ में कैल्शियम, आयरन, मदर की बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेबी की न्यूट्रिशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये मदर की बॉडी को कितना इफ़ेक्ट करता है, और अगर मल्टीविटामिन्स ना लिए जाएं तो ये क्या इफ़ेक्ट करता है? मदर की बॉडी में से ही बेबी को जो फीड मिलती है, ठीक है, अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो मदर अगर खुद डेफिशिएंट होगी तो बेबी जो है वो उसमें या तो ग्रोथ नहीं होगी बेबी की, ठीक है, या बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको हम फिर स्कैन्स के थ्रू और उस तरह से हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं। और प्रेगनेंसी में कॉमन रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? प्रेगनेंसी में फैमिली हिस्ट्री बहुत डिपेंड करती है इस पे कि इफ़ अ पर्सन इज़ इफ़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट देन डिपेंड करता है कि वो हाइपरटेंसिव, उसकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, डायबिटिक है या नहीं। खुद पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो पेशेंट ओबीस है और उसने कंसीव किया है तो चांसेस होते हैं काफ़ी कि वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, उसको हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, और प्रेगनेंसी इंड्यूस उसका डायबिटीज़ उसको बोलते हैं, लेकिन वो सबसाइड हो जाती है डिलीवरी के बाद। अच्छा, जब किसी भी खातून को प्रेगनेंसी का पता चलता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, उसके कितनी देर के बाद या फ़ौरन ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, और कितनी टाइम के बाद आपको बार बार जाना पड़ता है? हम लोग के यहाँ पे ये है कि लोग उनके साइकिल्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो उनको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद उनको जाके समझ आती है कि अच्छा अभी हमने जाना है डॉक्टर के पास। तो उसमें यह है कि आप अगर इनिशियली स्टार्ट में ही अगर आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपके बेबीज़ उसमें एबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस कम होते हैं, और जो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, इंट्रायूट्राइन, उसके चांसेस कम होते हैं। अच्छा, आपने एबॉर्शन की और मिसकैरेज की बात की है, इन दोनों चीज़ों की वजूहात क्या हैं, वन बाय वन अगर आप बताएं? मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं इसमें। कुछ जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर का इशू होता है जी। तो अगर उसमें उनकी प्रेगनेंसी में बीपी ज़्यादा शूट करता है और उनको नहीं पता, उनकी मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, हाइपरटेंसिव्स भी। तो उसमें हम यही करते हैं कि हम पेशेंट को जो है वो मल्टीपल एंटी हाइपरटेंसिव्स पे डालते हैं, लेकिन उसके साथ जो है अबॉर्शन के चांसेस होते हैं फिर। और अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हैं, उनकी वजह से भी इन्फेक्शंस आपको हो रही हैं रिपीटेडली, ठीक है, जैसे यूरिन इन्फेक्शंस, वैसे वेजाइनल इन्फेक्शंस उसके अंदर भी होता है। ठीक है, एक बड़ा कॉमन सा मसला है कि प्री मैच्योर बेबी का हो जाना, इसकी वजह क्या है प्री मैच्योर होने की? प्री मैच्योर उसमें जैसे नॉर्मली अक्सर लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जी लड़कियों को ज़्यादा बैठे नहीं रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। ठीक है, एक लिमिट तक काम ज़रूर करना चाहिए,
लेकिन उसमें ये नहीं कि ख़ुद को थकाना नहीं है कि बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना, वेट लिफ्ट करना, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपका जो नॉर्मल लेबर आपको जो 9 मंथ्स पे आता है, ठीक है, ये उससे पहले ही आपका वाटर बैग जैसे रप्चर हो जाता है, तो उसमें फिर चांसेस प्री टर्म डिलीवरी के बहुत ज़्यादा होते हैं, 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में, 8 मंथ्स में। अच्छा, और जो प्री मेच्योर जो बच्चा होता है उसको वो क्या एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है या प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं? कुछ प्री मेच्योर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव बहुत मैंने अक्सर ऐसे भी बच्चे देखे, 26 वीकर 30 वीकर बच्चे हैं, ठीक है, एंड दे सर्वाइव। ओके, ठीक है, माशाल्लाह, मतलब वो अभी 2-2 साल के हैं वो बच्चे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नहीं सर्वाइव कर पाते बिकॉज उनके लंग्स इतने मेच्योर होते ही नहीं हैं, ठीक है, आगे भी उनके लिए फिर जो है अगर सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है इस तरह के बच्चों को। ठीक है, और पैदाइश से पहले बच्चे में बनावटी नुक्स का किस तरह से पता चल सकता है? अल्ट्रासाउंड्स, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू जो है ना हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अल्ट्रासाउंड्स पे भी पिक नहीं की जा सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी होता है, ठीक है, तो उसमें वो रेयर चांसेस होते हैं, ऐसे ठीक है, रेयर केसेस होते हैं, लेकिन उसमें फिर हम लोग पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं फिर टर्मिनेशन, जो कि हमारे इस्लाम में भी है कि इफ देयर इज़ एन एब्नॉर्मैलिटी इन द फीटस तो आप टर्मिनेट करवा सकते हैं उसको, बिकॉज एक मदर जो है वो एक हैंडीकैप्ड बच्चे के साथ उसकी पूरी लाइफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, और माँ का हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि बच्चा भी उसी से इफ़ेक्ट हो रहा होता है जब उसको कोई प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पर मदर का डाइट का ख्याल रखना क्या कितना ज़रूरी है और क्या उसको लेना चाहिए डाइट में? मदर को हम जैसे कहते हैं सब्जियां लें, ग्रीन वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें, इंजीर लें, हम लोग इसलिए कहते हैं कि उससे आयरन होता है, ठीक है, ठीक है, इन सब खजूर में, इंजीर में, ठीक है, कीमा लें, उसमें आयरन होता है, आयरन से जो है वो हमारी बॉडी का जो HB लेवल्स हैं वो ठीक रहता है। उसमें ये कि जब हमारे बॉडी की नीड हमारी पूरी है तो हमारे बेबी की न्यूट्रिशन पूरी होगी, जिससे हमारा बेबी ग्रो करेगा। अगर वो ग्रो नहीं करता दैट मीन्स देयर इज़ सम इशू, ठीक है, अगर मदर की डाइट अच्छी नहीं होगी तो बेबी जो है वो उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, वो लो बर्थ वेट के साथ होते हैं, मल्टीपल और उनमें एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं। और ये तो आपने वो चीज़ें बताई जो इस्तेमाल करनी चाहिए, खजूर और इंजीर वगैरह, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा फूड है जिसको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में? एज सच कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं है जिसको अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन के। अगर एक पेशेंट है उसको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, स्टमक उसका अपसेट रहता है, मिर्चें अवॉइड करें, ठीक है, कुछ लोग हैं जूसेस के बाद उनको जो है वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, वो चीज़ें अवॉइड करें। ठीक है, और प्रेगनेंसी में कुछ मिथ्स भी इन्वॉल्व होंगी, कुछ मिथ्स होंगी, कुछ फैक्ट्स होंगे, क्या हैं ऐसी चीज़ें? जैसे हम लोग की कॉमन एक मिथ है, उसमें जैसे कहा जाता है कि काली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अच्छा, ठीक है, नहीं तो बेबी जो है वो काला होता है, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हम बहुत सुनते हैं ये चीज़ें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर इसी उसमें जी पेशेंट को जो है मदर को खिलाई जा रहे होते हैं दही, दूध और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो रंग अल्लाह ने बना दिया बस वो बना दिया है। बिल्कुल। अच्छा, एक एक्सट्रीम स्टेज आती है जब माँ या बच्चे की जो सेहत है या उसकी ज़िंदगी है उसको ख़तरा होता है, ऐसी कौन सी स्टेज होती है? उसमें हमारे पास होता है कि जब डिलीवरी का टाइम होता है या उससे पहले जो हमारी यूट्रस के इंटरनल जो एक प्लेसेंटा होता है जिसके अंदर बेबी कवर होता है, उसकी लाइनिंग्स होती हैं, उस प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को फीड जा रही होती है, ठीक है, जब वो टाइम से पहले डिटैच हो जाए यूट्रस के साथ तो सडन जो है लॉस ऑफ ब्लड और ये सब चीज़ें जिसकी वजह से बेबी भी एक्सपायर कर जाता है, जिसको हम एब्रप्शन भी कहते हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन। उसमें यह है कि सडनली डिटैच होता है जिसकी वजह से विद इन 15 मिनट्स बेबी एक्सपायर भी हो जाता है। ओके, और माँ के लिए तो है क्योंकि वो ब्लड इतना लॉस करी है, वो शॉक में जा सकती है और वो उसको कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 2 तरह की डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेट के बाद भी। रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा इन्वॉल्व है? रिस्क फैक्टर्स ज़्यादातर ऑपरेटिव साइट्स में होता है, जितना इन्वेसिव प्रोसीजर है उसमें से रिस्क उतने ज़्यादा है। तो लोग क्या नॉर्मली जब आपके पास आते हैं तो क्या प्रेफर करते हैं, या खुद से कहते हैं कि हमें ऑपरेट करवाना है या कुछ इस तरह? आजकल यही है, तो लोग यही कहते हैं कि जी हमसे, क्योंकि एक नॉर्मल लेबर जो है ना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, ठीक है, एक जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो 24 से 48 आवर्स तक भी लास्ट करता है उसका लेबर पेन, ठीक है, तो वो ऑल द टाइम पेन्स वो बर्दाश्त करती है, वो एग्जॉस्ट भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन लोग इससे फिर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ गई हैं, एपिड्यूरल लग जाते हैं, पेनलेस डिलीवरीज होती हैं, लेकिन उसमें यह है कि बेबी के डिस्ट्रेस का, हार्ट बीट कम होने का डर होता है, वो आपको कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए होती है,
और ज़्यादातर ये मॉनिटरिंग जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी नहीं हो पा रही होती। ठीक है, और सबसे सेफेस्ट आप ये कह रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो है उसी को प्रेफर नॉर्मल लेबर। सही। तो पहले बच्चे की पैदाइश होती है, उसके बाद जब 2-3 या इससे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ख़वातीन के जिस्म में क्या ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो होती हैं, जो चेंजेस आते हैं? उसमें यह है कि मदर की जब फर्स्ट उसकी बेबी है, ठीक है, उसका बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी बॉडी होती है, उसमें रिजर्व्स इतने होते हैं, न्यूट्रिशन उसके बेबी को मिल रही होती है और एक्सटर्नली मदर ले रही होती है। जब उसकी डिलीवरी के बाद, क्योंकि आपके नेचुरली जब बेबी आपकी बॉडी से पास आउट हो रहा है, ठीक है, उसमें आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, आपकी बोनी स्ट्रक्चर्स भी जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे नेक्स्ट प्रेगनेंसीज़ में यही होता है कि मदर काफ़ी वीक हो जाती है। और हमारी ख़वातीन का ये बहुत मसला है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो है वो मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और ये सब चीज़ें लेना वो छोड़ देती हैं। और ख़ुद से डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर? खुद से उनको ये होता है कि जी वेट गेन हो रहा है इन सब चीज़ों, क्योंकि मल्टीविटामिन्स कुछ ऐसे होते हैं जिनसे वेट गेन होता है, ठीक है। तो वो बस ईजीएस्ट वे ढूंढती हैं और बस छोड़ देती हैं। ठीक है। और बीपी का लो होना ये भी प्रेगनेंसी में एक फैक्टर है, इसकी क्या वजह होती है? बीपी नॉर्मली जो लॉन्ग स्टैंडिंग्स होती हैं उसमें नॉर्मल पर्सन्स में भी ज़्यादा यही होता है। नॉर्मली भी अगर आप खड़े हो तो आपको कभी कभी डिजीनेस होना शुरू हो जाती है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपकी ग्रेविटी होती है, बेबी होता है, आप कैरी कर रहे होते हो साथ में, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो डाउनवर्ड पूल करता है। तो उस पूलिंग की वजह से, क्योंकि आपके ब्रेन को इतनी सप्लाई नहीं जाती है, जिसकी वजह से डिजीनेस होती है और आप फेंट होते हो। अच्छा, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं, कौन सी गलतियां हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं डिलीवरी के टाइम पे या इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी? गर्म चीज़ें खिलाएं इसको, और नॉर्मल अगर किसी का लेबर जा रहा है, ज़्यादातर गांव की औरतें, गांव की नहीं, ज़्यादातर लोग करते हैं, बिल्कुल जी, कैस्टर ऑयल पिलाते हैं, ठीक है। आई हैव सीन मेनी केसेस, कैस्टर ऑयल पिलाते हैं, लेकिन बेबी उनका डिलीवर नहीं होता, उससे भी बेबी डिस्ट्रेस में जाता है, ठीक है, और अल्टीमेटली दे लैंडेड अपॉन सी सेक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ें काफ़ी जो है, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि जी आप कैस्टर ऑयल पिला दो, गर्म चीज़ें, दूध में देसी घी डाल के पिला दो। तो आप एंड में ये बता दें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में सारी स्टेजेस में मतलब अवॉइड करनी चाहिए ख़वातीन को? उसमें यह है कि आप फिजी ड्रिंक्स अगर आपको अफेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो तंग कर रही हैं तो आप अवॉइड करें, ठीक है। मिर्चें अवॉइड करें क्योंकि आपका स्टमक अपसेट होता है तो वो नहीं उसको हैंडल करता फिर। और डॉक्टर को कितने टाइम के बाद विजिट बार बार करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एवरी मंथ, ठीक है, और लास्ट जब ट्राइमेस्टर है तो उसमें एवरी वीक। ओके, हाँ, ठीक है। तो ये इस टाइम ड्यूरेशन में डॉक्टर को विजिट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इनिशियली अगर किसी का HB कम है, आप उसको आयरन दे के आप उसका बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपके पास पूरा एक अनबुक्ड पेशेंट आ गया है 9th मंथ पे, उसका HB 8 है, तो उस पर आप क्या करोगे? आप उसको मेडिकेशंस के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते। और ख़ुद से मेडिकेशन भी ख़वातीन शुरू कर देती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? उसमें ज़्यादातर लोग, जैसे हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बहुत लेते हैं लोग, कुछ भी हो जाता है एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। जो नॉर्मल नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं उसको हमने छोड़ ही दिया बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें मैं वही कहूँगी कि उससे अवॉइड करें, उसे अवॉइड करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर हिरा की बातें सुनी, वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो आपको इख्तियार करनी चाहिए, प्रेगनेंसी में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये तमाम हमें बताया डॉक्टर हिरा ने। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।